हेलो, आई एम उत्तम कुमार शर्मा, माँ वैष्णवी प्राइवेट ITI गांधी कॉलोनी शिवपुरी। मित्रों, हेलो, हाँ मित्रों, आपको निरंतर YouTube चैनल के माध्यम से आपको हिंदी स्टेनो की डिक्टेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप पिछली जो वीडियोज़ हैं उनके द्वारा आपने डिक्टेशन ली होगी और आप कर रहे होंगे। अगर नहीं भी लेते हो तो रेगुलर इनको लो, है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, इनको बार बार लिखिए। अगर नहीं आती है एक बार में डिक्टेशन तो उसको दोबारा से रिपीट करके तब तक लिखते रहो जब तक नहीं आ जाती, और फिर उसका ट्रांसलेट करो शुद्ध हिंदी में और बार बार उसको चेक करो। अगर हिंदी में जो गलतियाँ होती हैं उनको निरंतर सुधारो। ठीक है, अभी मैं आपको दीपक प्रकाशन की बुक से पेज नंबर 93 की डिक्टेशन दूंगा। इसकी स्पीड होगी 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है 45 मिनट्स में ऑनलाइन कंप्यूटर पर। ठीक है, इसके बाद पहले मैं डिक्टेशन देता हूँ, फिर इसमें जो कठिन शब्द आएंगे उनकी मैं आउटलाइन बनवा दूँगा। ठीक है, ओके, इज रेडी, स्टार्ट। भारत के लोगों ने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी राज में परतंत्रता की गहराई से महसूस किया था। परदेशी के प्रति गुस्से और विद्रोह का अभ्यास तो भारत के लोगों को पिछले 1000 वर्ष से था, जब वे भारत से आई अनेक आक्रांता शक्तियों से जूझ रहे थे और अपना मूल सांस्कृतिक जीवन सुरक्षित रखकर जीवन यापन कर रहे थे। पैराचीन, अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होने के बाद शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए अब तक कई बार शिक्षा नीतियों में हेरफेर किया गया, लेकिन फिर भी उसके बेहतर नतीजे सामने नहीं आए। शिक्षा क्रमशः डिग्री हासिल करने का ही एक माध्यम बनकर रह गई। शिक्षा नीति अपने मकसद से कहाँ तक कामयाब है, इसका कई बार विश्लेषण भले ही हुआ हो, लेकिन उसकी विसंगतियों को दूर करने का एक भी कारगर उपाय नहीं ढूंढा जा सका। शिक्षा के प्रचार प्रसार में शासन ने करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च किए, लेकिन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो सकी। पैराचेंज, मान्य साथियों, आज हम जो कर रहे हैं वह मांगों के लिए लोगों को उत्तेजित करना नहीं है, जैसा कि हम पर अक्सर आरोप लगाया गया है। हम केवल उन मांगों को एक दिशा की ओर उन्मुख कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि उनकी शिक्षा पूर्ति शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से हो सके। आप सबको जो उद्योगों से संबद्ध है वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं जो औद्योगिक क्रांति के आरंभ में यूरोपीय देशों के उद्योगपतियों को प्राप्त थीं, क्योंकि उन दिनों वहाँ कोई राजनीतिक जागृति नहीं थी। वहाँ श्रमिकों के अधिकार जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए वे न केवल मजदूरों के साथ मनमाना व्यवहार कर रहे थे, बल्कि उन्हें दोहन के लिए और काम में लाने के लिए विशाल उपनिवेश भी उपलब्ध थे। प्राचीन, हम और आप यानी हम सब भारतीय एक ऐसे समय में अपने उद्योगों का विकास करने के काम में लगे हैं, जबकि हम उन अधिकारों को पांवों तले रौंदकर आगे नहीं बढ़ सकते। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे सामने बहुत विशेष तरह की कठिनाइयाँ हैं। मैं उन लोगों में हूँ जो जीवन में कभी निराशा की भावना से ग्रस्त नहीं हुए। मुझे स्मरण नहीं कि मेरी आयु कितनी है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी कभी ऐसा नहीं होगा। कारण यह है कि हमारी भारतीय विचारधारा हमें सिखाती है कि हमें कठिनाइयों को
निसंग भाव से स्वीकार करना चाहिए। उन्हें चुनौतियाँ समझना चाहिए अथवा परीक्षा मानना चाहिए। हम जानते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी अनुकूल हों, कठिनाइयाँ आएंगी, और हम आज पाते हैं कि अनेक देश, सभी देश व विदेश भी जो अमीर और संपन्न हैं, किसी न किसी तरह की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। पैराचेंज, इसलिए कठिनाइयाँ तो रहेंगी ही, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी प्रणाली और कार्य संचालन के तरीके से तथा जो अधिकार हम अपने लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे लोगों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए क्षमता प्राप्त होगी। अभी कुछ ही वर्ष पहले यहाँ के लोगों के मन में और यहाँ होने वाले संवाददाता सम्मेलनों आदि में पूछे गए प्रश्नों के अंतर्गत यह सवाल सबसे ऊपर हुआ करता था कि क्या कलकत्ता जीवित बचा रहेगा। पश्चिमी समाचार पत्रों में तो यहाँ तक सुर्खियाँ दी जाती हैं कि क्या भारत जीवित बचा रह सकेगा। स्टॉप।